नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम AWS की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये है AWS साझा जिम्मेदारी मॉडल या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, इसे गलत समझने की कीमत काफ़ी भारी पड़ सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। कई बार जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं ना, वो किसी कॉम्प्लेक्स हैकिंग की वजह से नहीं होते, बल्कि इस बेसिक मॉडल की गलतफहमी की वजह से होते हैं। ये समझना कि AWS इस्तेमाल करते समय सुरक्षा के किस हिस्से के लिए कौन जिम्मेदार है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बिल्कुल बेस है। हमारी आज की बातचीत AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ एंड इन द क्लाउड के जो मुख्य विचार हैं उन पर आधारित है। इस्तेमाल करते हैं तो क्लाउड की सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और क्लाउड में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी इन द क्लाउड, इसकी जिम्मेदारी असल में है किसकी? और ये बंटवारा आपके काम करने के तरीके, आपकी टीम की ज़रूरतें और हाँ, आपके क्लाउड के खर्च को कैसे इफ़ेक्ट करता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बताता, ये एक्सपेक्टेशंस भी सेट करता है। ये जानने से कि आपको क्या करना है और AWS क्या करेगा, आप एक ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे पकड़ते हैं। ये मॉडल जिम्मेदारियों को दो हिस्सों में बांटता है। पहला है क्लाउड की सुरक्षा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए पूरी तरह से AWS जिम्मेदार है। क्लाउड की सुरक्षा का मतलब है वो सारा बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर सभी AWS सर्विसेज चलती हैं। इसमें वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और फैसिलिटीज शामिल हैं जो AWS क्लाउड सर्विसेज को रन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें ग्राहक मतलब यूजर सीधे तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, और दूसरा हिस्सा है क्लाउड में सुरक्षा। यहाँ तस्वीर बदल जाती है ना? बिल्कुल। क्लाउड में सुरक्षा के लिए ग्राहक यानी आप जो AWS इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिम्मेदार होते हैं। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो ग्राहक क्लाउड पर बनाता है या स्टोर करता है या चलाता है, जैसे आपका डेटा, आपके एप्लीकेशंस, आपकी OS सेटिंग्स, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेस मैनेजमेंट भी। इसे समझने के लिए वो किराए के अपार्टमेंट वाला उदाहरण काफी दिया जाता है। क्या वो यहाँ फिट बैठता है? हाँ, वो एक काफ़ी मददगार एनालॉजी है। सही कहा। सोचिए AWS आपका मकान मालिक है। मकान मालिक क्या करता है? वो बिल्डिंग की बुनियादी सुरक्षा देखता है, जैसे बाहरी दरवाजे मजबूत हों, बिल्डिंग में फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा हो, फाउंडेशन मजबूत हो। ये हो गई क्लाउड की सुरक्षा। लेकिन मकान मालिक ये तो नहीं देखेगा कि मैंने अपने फ्लैट का दरवाजा लॉक किया या नहीं, या खिड़की खुली तो नहीं छोड़ दी मैंने। वो मेरी जिम्मेदारी हुई। एग्जैक्टली, एकदम सही। किराएदार के तौर पर आप अपने अपार्टमेंट के अंदर की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। आपने दरवाजे को ताला लगाना, कीमती सामान सेफ रखना, अंदर की वायरिंग या प्लम्बिंग का सही इस्तेमाल करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह क्लाउड में ग्राहक अपने डेटा, एप्स और कॉन्फ़िगरेशन को सिक्योर रखने के लिए जिम्मेदार हैं। ये हुई क्लाउड में सुरक्षा। ये बंटवारा तो साफ लगता है। तो अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। AWS की खास जिम्मेदारियां क्या हैं? मतलब क्लाउड की सुरक्षा में एग्जैक्टली क्या-क्या आता है? AWS कई इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखता है। सबसे पहले है फिजिकल सिक्योरिटी। AWS की जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। वहां बायोमेट्रिक स्कैन, 24/7 मॉनिटरिंग और बहुत स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल होता है। ये पक्का करना कि कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति इन फैसिलिटीज में घुस ना सके, ये AWS का काम है। मतलब हम और आप जैसे लोग बस घूमने के लिए डेटा सेंटर नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। फिर आता है हार्डवेयर और नेटवर्किंग। AWS अपने सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्किंग इक्विपमेंट के मेंटेनेंस, पैचिंग और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। वो ये पक्का करते हैं कि ये हार्डवेयर ठीक से काम करे और सिक्योर रहे। और वो जो AWS के रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, उनका क्या? वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। दुनिया भर में फैले इन रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स की फिजिकल सिक्योरिटी और उनके बीच के नेटवर्क कनेक्शन की सिक्योरिटी, ये सब AWS की जिम्मेदारी है। और एक और लेयर है, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे? हाइपरवाइजर वो सॉफ्टवेयर है जो एक ही फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीनें जैसे EC2 इंस्टेंस चलाने देता है। ये समझ लीजिए कि हार्डवेयर को वर्चुअली बांट देता है।
इस वर्चुअलाइजेशन लेयर को सिक्योर रखना AWS की जिम्मेदारी है। इसे आप उस नींव की तरह समझ सकती हैं जिस पर आपके वर्चुअल सर्वर टिके होते हैं। तो मतलब बेसिक बात ये है कि अगर कोई चीज AWS के कंट्रोल में है, जिसे हम डायरेक्टली छू या बदल नहीं सकते, जैसे डेटा सेंटर की दीवारें या सर्वर का मदरबोर्ड, तो वो AWS की जिम्मेदारी है। हाँ, मोटे तौर पर यही प्रिंसिपल है। ये वो बुनियाद है जिसे AWS मजबूत और सिक्योर रखता है। ठीक है, ये तो हुई AWS की बात। अब आते हैं ग्राहक की जिम्मेदारियों पर। क्लाउड में सुरक्षा, यहाँ ग्राहक को क्या क्या देखना होता है, और मेरा अंदाजा यहीं पर अक्सर गलतियां होती होंगी। हाँ, यहीं पर ग्राहक के कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। ग्राहक की जिम्मेदारियों में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा। डेटा की सुरक्षा मतलब उसे चोरी होने से बचाना या कुछ और भी? हाँ, चोरी से बचाना तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा। ग्राहक जिम्मेदार है ये डिसाइड करने के लिए कि उसका डेटा कैसे सिक्योर रखा जाए। इसमें शामिल है पहला, इनक्रिप्शन। डेटा को स्टोर करते समय यानी एट रेस्ट जब वो डिस्क पर है, और ट्रांसफर होते समय मतलब इन ट्रांजिट जब वो नेटवर्क पर है। दोनों सिचुएशन में उसे एनक्रिप्ट करना AWS टूल्स देता है, पर एनक्रिप्शन लागू करना ग्राहक का काम है। दूसरा, बैकअप। रेगुलरली डेटा का बैकअप लेना और उसे सेफ रखना। और तीसरा, क्लासिफिकेशन। ये पहचानना कि कौन सा डेटा कितना सेंसिटिव है और उसके हिसाब से सिक्योरिटी मेजर्स लगाना। डेटा के बाद फिर एप्लीकेशंस की बारी आती है। बिल्कुल, एप्लीकेशंस जो ग्राहक क्लाउड पर रन करता है, उनकी सिक्योरिटी ग्राहक की जिम्मेदारी है। इसमें अपने कोड को सिक्योर लिखना, उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना और उन्हें फिक्स करना मतलब पैच करना, और एप्लीकेशन लेवल एक्सेस कंट्रोल लागू करना, ये सब शामिल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या? अगर मैं EC2 इंस्टेंस यानी एक वर्चुअल सर्वर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक बहुत अहम पॉइंट है, खासकर IaaS मॉडल में जैसे EC2। यहाँ ग्राहक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो विंडोज या लिनक्स इंस्टेंस पर चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है। इसमें OS को अपडेट करना, सिक्योरिटी पैच लगाना, एंटीवायरस या दूसरा कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और OS लेवल फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना शामिल है। AWS सिर्फ नीचे के हाइपरवाइजर तक की सिक्योरिटी देखता है, ऊपर का OS ग्राहक का एरिया है। ओहो, तो ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर अगर किसी के पास बहुत सारे EC2 इंस्टेंस हों। इसके बाद आता है IAM यानी पहचान और एक्सेस प्रबंधन। ये भी ग्राहक का ही काम है। हाँ, पहचान और एक्सेस प्रबंधन IAM, ये बेहद जरूरी है। AWS एक पावरफुल IAM सर्विस देता है, लेकिन उसे सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना ग्राहक का काम है। इसमें शामिल है यूजर्स, ग्रुप्स और रोल्स को बनाना और मैनेज करना। लीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल लागू करना मतलब किसी को सिर्फ उतने ही राइट्स देना जितने उसके काम के लिए जरूरी हैं, ज्यादा नहीं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज लागू करना और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA का इस्तेमाल करना। ये IAM तो बहुत जरूरी लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि इसे ठीक से सेट करना, खासकर बड़ी टीमों या कॉम्प्लेक्स सेटअप में, काफी मुश्किल हो सकता है। यहीं पर गलतियों की गुंजाइश शायद बढ़ जाती है। आप सही कह रही हैं। IAM कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटी सी चूक भी बड़े सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकती है, इसीलिए इस पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में ग्राहक की जिम्मेदारियों में नेटवर्क सिक्योरिटी भी आती है। इसका मतलब है फायरवॉल रूल्स वगैरह सेट करना, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स। हाँ, AWS आपको वर्चुअल फायरवॉल जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी NACLs जैसे टूल्स देता है। लेकिन इन रूल्स को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना ताकि आपके रिसोर्सेज तक सिर्फ सही और ज़रूरत का ट्रैफिक ही पहुंचे, ये ग्राहक की जिम्मेदारी है। आपको तय करना होगा कि कौन से पोर्ट खुले रहेंगे, किन IP एड्रेसेस से कनेक्शन आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ तो AWS जो भी टूल या सेटिंग बदलने का कंट्रोल ग्राहक को देता है, उसे सेफ तरीके से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी ग्राहक की ही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम परफेक्ट समरी है। AWS एक सिक्योर प्लेटफॉर्म और बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स देता है, लेकिन उन टूल्स का इफेक्टिव और सिक्योर यूज ग्राहक के हाथ में है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां ये लाइन थोड़ी धुंधली सी हो जाती है, जहां जिम्मेदारी बटी हुई सी लगती है। आपने इशारा किया था पहले। हाँ, उन्हें शेड कंट्रोल्स कहा जाता है। यहाँ AWS और ग्राहक दोनों का रोल होता है। इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं। पहला है पैचिंग। पैचिंग साझा कैसे हुए? अभी तो हमने कहा कि EC2 में OS पैचिंग ग्राहक की जिम्मेदारी है। हाँ, EC2 इंस्टेंस के अंदर के गेस्ट OS की पैचिंग ग्राहक करता है, बिल्कुल सही। लेकिन AWS अपने बुनियादी ढांचे जैसे हाइपरवाइजर
और अपनी मैनेज्ड सर्विसेज के ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप RDS इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, तो उसके अंडरलाइंग OS और डेटाबेस इंजन की पैचिंग AWS करेगा। तो यहाँ पैचिंग की जिम्मेदारी बटी हुई है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं और किस लेयर की बात हो रही है। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब RDS इस्तेमाल करने में एक सिरदर्द कम हो जाता है। दूसरा साझा नियंत्रण क्या है? दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, AWS इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज देता है, जिनकी सिक्योरिटी वो देखता है। लेकिन ग्राहक उन सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को कॉन्फ़िगर करता है जो उसने डिप्लॉय किए हैं। जैसे AWS एक S3 बकेट स्टोरेज सर्विस देता है जो अपने आप में सिक्योर है, लेकिन ग्राहक तय करता है कि उस बकेट को पब्लिक एक्सेस देना है या प्राइवेट रखना है, कौन सी IAM पॉलिसीज लगेंगी। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राहक का है, लेकिन ये AWS के दिए प्लेटफॉर्म पर होता है। पर ये साझा थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? ग्राहकों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं होता कि कहाँ AWS की जिम्मेदारी खत्म होती है और उनकी शुरू हो जाती है? ये एक वैलिड सवाल है और इसीलिए AWS काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस देता है। लेकिन हाँ, ग्राहक को एक्टिवली समझना और ये पक्का करना होता है कि उनके कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर हैं। AWS आपको औजार देता है, पर घर सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, जैसा हमने पहले कहा। तीसरा साझा नियंत्रण है अवेयरनेस और ट्रेनिंग। इसमें दोनों की क्या भूमिका है? AWS अपने एम्प्लॉइज को सिक्योरिटी के महत्व और प्रोसीजर्स पे ट्रेन करता है। ठीक उसी तरह ग्राहक को भी अपने एम्प्लॉइज को क्लाउड सिक्योरिटी, IAM का ये सही यूज, डेटा को कैसे हैंडल करना है और दूसरी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट और ट्रेन करना चाहिए। आखिरकार इंसान भी तो सिक्योरिटी चेन की एक अहम कड़ी है। ये वाकई दिलचस्प है कि सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है। इसमें प्रोसेस और लोग भी शामिल हैं और जिम्मेदारी दोनों तरफ है। बिल्कुल, सिक्योरिटी एक शेयर्ड एफर्ट है। एक और बात जो आपने पहले इशारा किया था वो ये कि ग्राहक की जिम्मेदारी का लेवल सर्विस के टाइप पर निर्भर करता है। IaaS, PaaS, SaaS, इनमें क्या फर्क आता है? ये थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर इम्पैक्ट करता है कि ग्राहक को कितना काम करना पड़ेगा। आइए तीनों मॉडलों को देखें। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है Amazon EC2, जो आपको वर्चुअल सर्वर यानी कंप्यूटिंग पावर देता है। IaaS में AWS फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और हाइपरवाइजर तक की सिक्योरिटी संभालता है। लेकिन ग्राहक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर चलने वाले एप्लीकेशन, डेटा, IAM और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स, उनकी सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। यहाँ ग्राहक का कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है, पर जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा। मतलब EC2 इस्तेमाल करने पर लगभग एक ऑन प्रेमाइसिस सर्वर की तरह ही OS और एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, काफी हद तक। बिल्कुल, काफ़ी हद तक, हाँ। अब दूसरा मॉडल देखते हैं। 2, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। इसका उदाहरण है Amazon RDS या AWS Lambda। PaaS में AWS जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा उठा लेता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर और अक्सर मिडलवेयर या रन टाइम एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट और पैचिंग करता है। ग्राहक को OS लेवल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्राहक मुख्य रूप से अपने एप्लीकेशंस और डेटा की सिक्योरिटी पर फोकस करता है। जैसे RDS में आप डेटाबेस यूजर एक्सेस और डेटा सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, OS पैचिंग नहीं। यहाँ ग्राहक का बोझ काफ़ी कम हो जाता है। और तीसरा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS। 3, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। इसके उदाहरण हैं Amazon S3 या Amazon DynamoDB या फिर AWS की अपनी कई सारी AML सर्विसेज। SaaS में AWS ऑलमोस्ट सब कुछ मैनेज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, OS, प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। ग्राहक की जिम्मेदारी मिनिमम होती है। ग्राहक मेनली अपने डेटा की सिक्योरिटी, जैसे S3 में ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन सेट करना और सर्विस तक एक्सेस कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज, मतलब IAM पॉलिसीज, सर्विस स्पेसिफिक पॉलिसीज, इनको कॉन्फ़िगर करने पर फोकस करता है। तो जैसे जैसे हम IaaS से PaaS और फिर SaaS की तरफ जाते हैं, AWS ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेता जाता है और ग्राहक को कम मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्राहक का कंट्रोल भी कम होता जाता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। आपको कम मैनेजमेंट चाहिए तो आप PaaS या SaaS चुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको OS लेवल तक पूरा कंट्रोल चाहिए तो आप IaaS यानी EC2 चुनेंगे। पर फिर सिक्योरिटी की ज़्यादा जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इस फर्क को समझना सर्विस चुनते समय बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सिर्फ टेक्निकल फीचर की बात नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल बर्डन और जो स्किल्स चाहिए उसकी भी बात है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी अपना CRM एप्लीकेशन AWS पर होस्ट कर रही है और वो EC2 इंस्टेंस का यूज कर रही है। ठीक है, तो इस IaaS सिनारियो में AWS जिम्मेदार है डेटा सेंटर की फिजिकल सिक्योरिटी, सर्वर हार्डवेयर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट और हाइपरवाइजर को चलाने और सिक्योर रखने के लिए। और CRM कंपनी यानी ग्राहक किस चीज के लिए जिम्मेदार होगी? वो कंपनी जिम्मेदार होगी, पहला, EC2 इंस्टेंस पर चल रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच और अपडेट करने के लिए। दूसरा, CRM एप्लीकेशन कोड की सिक्योरिटी और उसमें किसी भी वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। तीसरा, ग्राहक डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए, स्टोरेज और ट्रांसफर दोनों में। चौथा, IAM यूजर्स और परमिशंस को ठीक से मैनेज करने के लिए ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही CRM डेटा एक्सेस कर सकें। और पांचवा, सिक्योरिटी ग्रुप्स और NACLs को कॉन्फ़िगर करके नेटवर्क एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। और अगर भगवान न करे हैकर्स उस CRM एप्लीकेशन में सेंध लगा लेते हैं क्योंकि कंपनी ने OS पर एक जरूरी सिक्योरिटी पैच नहीं लगाया था, तो क्या होगा? उस सिचुएशन में ये क्लियरली ग्राहक की जिम्मेदारी के दायरे में आता है। AWS जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि OS पैचिंग क्लाउड में सुरक्षा का हिस्सा है और IaaS मॉडल में ये ग्राहक का काम है। इसका मतलब है कि ब्रीच से होने वाला सारा नुकसान, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रेपुटेशन का हो या लीगल हो, वो ग्राहक को ही झेलना पड़ेगा। ये दिखाता है कि इस मॉडल को समझना कितना प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो अब तक की जो हमारी चर्चा हुई उसके मुख्य निष्कर्ष मतलब की टेकअवेज क्या हैं? कुछ मेन पॉइंट्स जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, क्लाउड की सुरक्षा मतलब फिजिकल ढांचा, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइपरवाइजर, ये AWS की जिम्मेदारी है। दूसरा, क्लाउड में सुरक्षा यानी आपका डेटा, एप्लीकेशंस, OS, अगर IaaS है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, IAM, ये ग्राहक की जिम्मेदारी है। तीसरा, ग्राहक की जिम्मेदारी का लेवल सर्विस मॉडल के साथ बदलता है। IaaS में सबसे ज्यादा, फिर PaaS और SaaS में सबसे कम। ज्यादा कंट्रोल मतलब ज्यादा जिम्मेदारी। चौथा, कुछ कंट्रोल्स शेयर्ड होते हैं जैसे पैचिंग, कॉन्फ़िगरेशन, अवेयरनेस, जहां दोनों की भूमिका होती है और कोऑपरेशन जरूरी है। ये मॉडल सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये AWS पर कुछ भी बनाने और चलाने की एकदम नींव है। सिक्योर और कंप्लायंस सिस्टम डिजाइन करने के लिए इसे समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। निश्चित रूप से ये रोजमर्रा के आर्किटेक्चर डिसीजंस, ऑपरेशनल प्रोसेसेस और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज को सीधे तौर पर इफेक्ट करता है। इसे जाने बिना आप अनजाने में रिस्क ले सकते हैं या फिर बेवजह का काम का बोझ उठा सकते हैं। तो ये थी AWS साझा जिम्मेदारी मॉडल पर हमारी ये गहन चर्चा। उम्मीद है इससे श्रोताओं को ये समझने में क्लैरिटी मिली होगी कि AWS पर सुरक्षा की तस्वीर आखिर है कैसी और उनकी भूमिका क्या है। इस बातचीत को समाप्त करते हुए मैं एक सोचने के लिए सवाल छोड़ना चाहूँगा। हमने देखा कि कैसे IaaS, PaaS और SaaS के बीच जिम्मेदारी बदलती है। तो सोचिए, जब आप कोई नया एप्लीकेशन AWS पर बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये जिम्मेदारी का शिफ्ट आपकी सर्विस सिलेक्शन को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या सिर्फ टेक्निकल फीचर्स ही मैटर करते हैं या फिर ऑपरेशनल ओवरहेड कम करना और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का बोझ घटाना, ये फैक्टर्स आपके डिसीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर्विस चुनना सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी है, जिसमें जिम्मेदारी और मैनेजमेंट का बोझ एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और उत्सुक रहें।